गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सपी का स्वागत करती हूँ। जो आइडिया ऑफ इंडिया वेब सीरीज है और उसका पहला जो लेक्चर है, डाइवर्सिटी इन हिंदुस्तान। अ, ये मुझे बहुत खुशी है कि ये वेब सीरीज जो है हम ये पहली बार शुरू कर रहे हैं। आइडिया ऑफ इंडिया ये जो वेब सीरीज है, ये कंसेप्चुलाइज या इसका जो जो कल्पना की थी, वो प्रोफेसर इंदिरा मुंशी ने की थी, जो आई थिंक जुड़ेंगे अभी थोड़ी देर में हमारे साथ। जो एक रिटायर्ड प्रोफेसर है, हेड ऑफ सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, रिटायर हुई थी मुंबई यूनिवर्सिटी से। लेकिन मुझे लगता है उनके जैसे बहुत सारे जो लिबरल थिंकिंग है या कंसर्न सिटीजन्स हैं, जो एक्टिविस्ट है, स्कॉलर्स, एकेडमिक्स है, सभी को आजकल जो वातावरण है इंडिया में, वो देखकर सभी के मन में प्रश्न उठता है कि हम आज इंडिया की कल्पना किस तरह से करते हैं। इंडिया का इतिहास कोई नया नहीं है। 10-20 या 100 सालों का भी नहीं है, लेकिन एज वी से इट इज एन सिविलाइजेशन। बहुत सारे शतकों से, बहुत सदियों से इंडिया है। इसका इतिहास भी बहुत पुराना है। इंडिया में कोई एक ग्रुप या एक उसका एक इतिहास नहीं है जहाँ एक ग्रुप है या एक कोई सोशल ग्रुप है, एक कोई रिलीजन है या एक कोई लैंग्वेज है। लेकिन अगर हम इंडिया की कल्पना करें तो एक शब्द जो हम सबके जहन में आता है वो है डाइवर्सिटी और विविधता, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो इंडिया में वैसे ही बहुत सारे माइग्रेशन हुए हैं, बहुत अलग-अलग ग्रुप्स आए हैं। तो वो मिडल ईस्ट से हो या टर्क्स हो या मुगल्स हो, उसके बाद कॉलोनियलाइजेशन हुआ है जहाँ ब्रिटिश हो, फ्रेंच हो, पोर्चुगीज हो। वैसे ही बहुत सारे माइग्रेशन हुए हैं, लोग यहाँ ट्रेड के लिए आए हैं, बिजनेस के लिए आए हैं, कल्चर के लिए आए हैं। और उसी तरह से इंडिया जो है वो विविध, इट हैज बिकम वेरी नुआंस, वेरी लेयर्ड, जहाँ बहुत सारे ये सोशल ग्रुप्स का इन्फ्लुएंस हुआ है। कल्चरली इट हैज बिकम वेरी डाइवर्स एंड एनरिच। मुझे लगता है कि इसेंस यही है कि डाइवर्सिटी ने इंडिया को और बेहतर बनाया है। इट हैज एनरिच्ड इंडियन कल्चर, if it can be called Indian culture. लेकिन culture as a whole, there is composite culture, ये जो this is a land of Sufis and Bhaktis। तो अगर आप देखें कि यहाँ के लिटरेचर पे, आर्किटेक्चर पे, ये सारे कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज बेटर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि कुछ सालों से आई थिंक ये जो डाइवर्सिटी है वो शायद कहीं ना कहीं प्रयास है कि ये ना हो, और होमोजेनाइजेशन हो के, ये विविधता ना हो के देयर शुड बी वन कल्चर, देयर शुड बी वन लैंग्वेज, देयर शुड बी वन ग्रुप। जो आई थिंक जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो भी विविधता को, डाइवर्सिटी को ध्यान में रखकर बनाया गया है, एंड इट इज नॉट मे बी द विजन दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज, और नॉट द विजन जो हम सब लोग कलेक्टिवली चाहते हैं। तो हम इंडिया की कल्पना किस तरह से करते हैं, आई थिंक दिस इज समथिंग विच वी वांटेड टू एक्सप्लोर। हमें इस प्रश्न में जाना था, और उसी लिए हमने सोचा कि इस प्रश्न का उत्तर जो है वो जो एक्सपर्ट्स है, जो जिन्होंने कल्चर पे काम किया है, इतिहास पे काम किया है, सोशियोलॉजी में काम किया है, अगर हम उस एक्सपर्ट्स को बुलाए, एकेडमिक्स को बुलाए, स्कॉलर्स को बुलाए, तो शायद वो हमें एक ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव दे पाए, एक सोशल पर्सपेक्टिव दे पाए, एंड इट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड बेटर। और मुझे बहुत खुशी है कि इस इस पहले लेक्चर के लिए, टॉक के लिए, वी हैव सोहेल हाशमी जी। आई थिंक देयर इज नो वन बेटर देन हिम, क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा, इतने सालों से काम किया है ऑन कल्चर। ही इज अ हेरिटेज एक्टिविस्ट, एक राइटर है, ऑथर है, फिल्म मेकर है। सो आई थिंक नो बेटर देन हिम, जो हमें एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव दे डाइवर्सिटी इंडिया में क्या है। खैर उनके बहुत सारे यूट्यूब पे, यूट्यूब चैनल पे उनके बहुत सारे ये छोटे छोटे देर आर सीरीज, एंड ऑफ कोर्स बहुत सारा लिखा भी है उन्होंने। वी कैन ऑलवेज गो बैक टू दैट, बट इट इज अ एब्सोल्यूट प्रिविलेज कि आज उन्होंने ही इज किक स्टार्टिंग दिस टू से दिस वेब सीरीज।
So thank you, Sohail ji, and I think I hand it over to you. जी, थैंक यू नेहा एंड CSSS के आप लोगों ने मुझे मौका दिया और ये मेरी बहुत बड़ी इज्जत आपने की कि इस टॉक सीरीज का जो पहला लेक्चर है उसके लिए आपने मुझे बुलाया. आई एम एब्सोल्युटली grateful to you for this opportunity. Now, मैं अपनी बातचीत की शुरुआत करने के लिए एक तो मेरा ख्याल है कि मैं ये जो पूरा सवाल है डाइवर्सिटी का, इसको मैं जरा इसको खोलना चाहता हूँ. तो हम बात करते हैं कि मतलब क्यों ये सवाल ये कि डाइवर्सिटी में ऐसी क्या खास बात है, क्यों, और इसको क्यों बार बार इसको रेखांकित करने की, हाईलाइट करने की क्या जरूरत है. मैं समझता हूं कि डाइवर्सिटी का बड़ा सीधा ताल्लुक डेमोक्रेसी से, और अगर हम डाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस नहीं समझते तो हम डेमोक्रेसी की इंपॉर्टेंस नहीं समझते. क्योंकि डाइवर्सिटी का मतलब डिफरेंस भी होता है. और जो डाइवर्सिटी पैदा होती है वो क्योंकि हम एक दूसरे से अलग हैं, उससे डाइवर्सिटी पैदा होती है. और हम एक दूसरे से अलग सिर्फ धर्म की बिना पे नहीं है, सिर्फ अपने खाने पीने में एक दूसरे से अलग नहीं है. हम एक दूसरे से अपने रोजमर्रा का जो हमारा जीवन है, जैसा संगीत हमको पसंद है, जिस इलाके में हम पले पले बड़े हैं, जिस तरह हम बैठते हैं, जिस तरह बातचीत में हम अपने हाथ हिलाते हैं, ये सब के सब हमारे अलग अलग हैं. आप केरल में, तमिलनाडु में, आंध्रा में, कर्नाटक में अगर आप देखें तो बातचीत के दौरान जिस तरीके से सर हिलाया जाता है, जैसे हाँ कहा जाता है और जैसे ना कहा जाता है, वो नॉर्थ इंडिया में नहीं होता. नॉर्थ इंडिया में हाँ और ना कहने के लिए सर को अलग तरीके से हिलाया जाता है, यूं 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 ऐसे करके सर हिलता है. ये हमारे यहाँ ये हाँ है, पर साउथ में ये ना है. तो बॉडीली जेस्चर्स तक ये डाइवर्सिटी हम लोगों में है. हम लगातार बात करते हैं कि हमारी बहुत पुरानी परंपरा है, बहुत पुरानी सभ्यता है, लेकिन उसमें जो हम अपनी सभ्यता के निशान सामने रखते हैं कि ये है हमारी सभ्यता, वो पुराने नहीं है. वो सब 100, 150, 200 साल पुराने में विकसित हुए हैं. इतने परंपरागत नहीं हैं जितना हम उनको समझते हैं या जितना दर्शाते हैं. जैसे मिसाल के तौर पर आप लोगों ने देखा होगा कि जब शादियां होती हैं, और शादी जब खास तौर से मैं स्पेसिफिकली जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उनके रिचुअल के हवाले से बात कर रहा हूं. अब आप सब लोगों ने देखा होगा, जब भी जिसको मौका मिला है किसी ऐसी शादी में जाने का, कि लड़की वाले और लड़के वाले जब मिलते हैं उसके कुछ देर के बाद एक वो सेरेमनी होती है, एक्सचेंजिंग ऑफ गार्लैंड्स. लड़की वाले दूल्हा दुल्हन को वो पहनाता है हार, और दुल्हन दूल्हा को हार पहनाती है. ये जो एक्सचेंज ऑफ गार्लैंड्स है, ये बहुत पुरानी परंपरा नहीं है.
19वीं सेंचुरी की एक किताब है रिटन बाय इंग्लिशमैन और मे बी फ्रेंच मैन, आई एम फॉरगेटिंग, जिसने हिंदू रिचुअल्स के ऊपर एक किताब लिखी। तो उसमें वो लिखता है कि 7 तरह की शादियां होती हैं और फिर वो 7 शादियों को डिस्क्राइब करता है। एक्सचेंज ऑफ गार्लैंड सिर्फ 2 तरह की शादियों में होता था, एक तो स्वयंवर में, और स्वयंवर सिर्फ जो रूलिंग एलीट था उसके अंदर परमिटेड था, बाकी लोगों को स्वयंवर परमिटेड नहीं था। उसके अलावा जो आर्टिस्टिक कम्युनिटीज जो होती थी, जो गंधर्व कहलाते थे, तो गंधर्वों में इसकी परमिशन थी। अब हर शादी में गार्लैंड एक्सचेंज हो रहे हैं। ये क्यों होना शुरू हुआ? जब बंबई सिनेमा में लव स्टोरी दिखाई जाने लगी तो लड़का लड़की दोनों घर से भाग के शादी करते थे, तो शादी को रिचुअलाइज करने के लिए उन्होंने ये करना शुरू किया। दोनों मंदिर में गए, एक दूसरे को हार पहनाया और उनकी शादी हुई। ये, और अगर आपको यकीन नहीं आता तो अपने आप में से जो नौजवान इस मीटिंग में हैं वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ लें कि उनसे एक जनरेशन पहले की शादी जो उनको याद होगी अपने बचपन की, उसमें कितनी में गार्लैंड एक्सचेंज होते थे। तो ये सब के सब बहुत सारे जिनको हम अपना पुरानी परंपरा समझते हैं, ये कोई इतने पुराने नहीं है। गोइंग अराउंड द फायर, ये हिंदुस्तान भर में, और उसके 7 फेरे करना, ये हिंदुस्तान भर में कॉमन रिचुअल नहीं है। केरल में जो एक मैंने कम से कम शादी देखी थी केरल में, जिसमें द ग्रूम एंड द ब्राइड दे वेंट अराउंड अ पाइल ऑफ पैडी, देयर वाज नो फायर। धान का एक ढेर था और उसके ऊपर 2 वो बर्तन जिससे वो धान नापे जाते थे, एक बुशल है, एक बुशल से छोटा, वो उसके ऊपर रखे हुए। दे वेंट अराउंड इट एंड दे वेंट अराउंड इट 3 टाइम्स। धान के चारों तरफ 3 बार चक्कर लगाए और उसके बाद शादी हुई। और दिस वाज ये ट्रेडिशनल वेडिंग थी, प्रीस्ट वगैरह मंत्र वंत्र सब हो रहे थे, लेकिन दे डिड नॉट गो अराउंड। तो हिंदुस्तान भर में अगर आप देखें तो आपको ये तमाम तरह की ये विविधताएं भी रोजमर्रा के रिचुअल में नजर आएंगी। अभी नेहा कह रही थी कि हमारे यहाँ बहुत से लोग आए हैं और आके सेटल, जो सही है कि सैकड़ों साल से लोग आके यहाँ सेटल होते रहे, लेकिन हम असल में अपने इसके साथ साथ, जहां हम कहते हैं कि हमारी बहुत पुरानी परंपरा है, हम जो अपनी हिस्ट्री का जो हमारा जो समझ है वो हम कोई 3-4 हजार साल पहले शुरू करते हैं। रिटन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, इससे ज्यादा पुराने नहीं हैं, लेकिन इस मुल्क की विविधता की जो रूट्स हैं वो बहुत पुरानी है। अभी जो ह्यूमन माइग्रेशन पे जेनेटिक स्टडीज हो रही हैं, उनसे ये साबित हो गया है कि द फर्स्ट ह्यूमंस who came and settled down in the Indian subcontinent, वो आज से 60,000 साल पहले आए थे, 60,000 years. Human migration out of Africa began 70,000 years ago, जिसमें पहले निएंडरथल ने मूव आउट किया और उसके बाद होमोसेपियंस में। जब तक हम स्कूल कॉलेज में थे, जब तक हम ये हमको बताया गया था कि हम लोग होमोसेपियंस से इवॉल्व हुए। अब लेटेस्ट जेनेटिक स्टडीज हमको बता रही हैं कि
निएंडरथल्स और होमोसेपियंस के बीच में क्रॉस ब्रीडिंग हुई, और जो हमारी इस वक्त की फिजियोग्नोमी है, इसमें देयर आर सम ऑफ आवर बोन स्ट्रक्चर्स, उसमें हमको निएंडरथल के ट्रेसेस मिलते हैं। ये अब जेनेटिक स्टडीज से एस्टेब्लिश हो चुका है कि इस सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले जो आके बसे वो 60,000 साल पहले आके लोग बसे। ये ध्यान रखने की बात है कि टेमिंग ऑफ एनिमल्स, जानवरों का पालना 10,000 साल पहले शुरू हुआ। इससे पहले इंसान अफ्रीका से हिंदुस्तान तक पहुंच गया था। 60,000 साल पहले इंसान ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी पहुंच गया था। और जो सो कॉल्ड न्यू वर्ल्ड है, वहां भी 30,000 साल पहले से इंसान मौजूद है। तो ये है, दिस इज द एसेंस ऑफ आवर डाइवर्सिटी। आज जो लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, उनमें से बहुत ऐसे हैं जिनका जो जेनेटिक मिक्स है वो उन लोगों का है, उन लोगों से उनका जेनेटिक मिक्स शुरू होता है, उनका जेनेटिक ट्री जो है, जो 60,000 साल पहले से यहां पर है। और उन तमाम लोगों की अपनी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, अपनी जबानें हैं। हम हिंदुस्तान में जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो हम अनफॉर्चुनेटली सिर्फ रिलीजियस डाइवर्सिटी की बात करते हैं। और ये जो शुरू हुआ वो मेरे हिसाब से ये 1950s में कहीं शुरू हुआ, जब डायरेक्टरेट ऑफ ऑडियो विजुअल पब्लिसिटी ने अनेकता में एकता के नाम से के उससे यूनिटी इन डाइवर्सिटी के पोस्टर्स निकालने शुरू किए। तो इरफान साहब को शायद वो पोस्टर याद होंगे, अलवी साहब को शायद याद हो वो पोस्टर, जो नौजवान हैं उनको नहीं याद होंगे, उन्होंने देखे ही नहीं होंगे। मुझे याद है जब मैं स्कूल में था मैंने वो पोस्टर देखे थे। तो एक बड़ा सा नॉर्मली ब्लू बैकग्राउंड का पोस्टर होता था जिसपे ह्यूमन फिगर्स बनी होती थी, वाइट कलर में ब्लैक आउटलाइन। उसमें एक साहब होते थे लंबा सा फ्रॉक पहने हुए, और उनके गले में एक सलीब लटकी होती थी, क्रॉस। एक सरदार साहब होते थे, पगड़ी, दाढ़ी। एक हिंदू होता था, उसके चोटी होती थी और गले में जनेऊ होता था। और एक मुसलमान होता था जो लुंगी पहने हुए होता था, जो जालीदार बनियान पहने हुए होता था, जिसके दाएं बाजू पर एक तावीज बंधा होता था और एक तावीज उसके गले में लटका होता था। आपको ये तस्वीर याद है? और सर पे उसके स्कल कैप होती थी और नीचे लिखा होता था अनेकता में एकता। अब मैं ये आपको डिस्क्रिप्शन इसलिए दे रहा हूं कि मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं। आप में से कितनों ने, और बंबई में आप में से कितनों ने ऐसे ईसाई देखे? फर्नांडिस साहब तो आप यहाँ ऑडियंस में मौजूद हैं, उनके गले में सलीब लटकी हुई है, वो सफेद क्रॉस पहने, वो सफेद फ्रॉक पहने हुए हैं। कितने मुसलमान आपने ऐसे देखे हैं? इस डिपिक्शन के अंदर जो सोचे बगैर या जानबूझ के जो हमारे सोचने समझने के तरीके को बांधा जा रहा है, इसमें एक भी औरत नहीं है।
डाइवर्सिटी, और ये बहुत साल पहले वो 19th सेंचुरी में एक सूफी सिंगर हुआ है, अगर आपकी ऑडियंस में कोई बंगाल के हैं तो शायद जानते होंगे, उनका नाम लालन था, लालन फकीर। तो लालन ने बहुत लिखा है, पर उनका एक कमाल का पीस है कि ब्राह्मण को तुम जनेऊ से पहचान लोगे और मुसलमान को सरकमसिशन से। ब्राह्मणी की क्या पहचान है, मुसलमान औरत की क्या पहचान? The woman who is the mother of all of us, she had no identity. ये जो आइडेंटिटीज हमने क्रिएट की, ये मेल स्पेसिफिक आइडेंटिटीज हैं, और उसमें हिंदू दिखाने के लिए हमको चोटी और जनेऊ दिखाना जरूरी था। मुसलमान दिखाने के लिए हमको दाढ़ी और तावीज और लुंगी दिखाना जरूरी था, स्कल कैप दिखाना जरूरी था, और ईसाई दिखाने के लिए गले में सलीब लटकी हुई होनी चाहिए, और सिख के सर पे पगड़ी, तो खैर पगड़ी तो बहुत सारे सिख बांधते हैं, हाथ में कड़ा होगा वगैरह। और यह कि इन सबके बावजूद हम एक हैं। नाउ डाइवर्सिटी का दिखाने का एक ग्राफिक तरीका ये हो सकता था कि उस पोस्टर पे 7 इमेज के बजाय 20 इमेजेस होती। कितने अलग अलग तरीके से साड़ी हिंदुस्तान में बांधी जाती है, कितने तरह के स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हिंदुस्तान में, कितनी तरह के स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हिंदुस्तान में, कितनी तरह के खंजीरे हैं। ये फिनोमिनल डाइवर्सिटी है जो हमारे मुल्क में, हमने उसको लिया ही नहीं, उसको टच ही नहीं किया। हम आइडेंटिटी के सारे सवाल को हमने रिलीजन के ऊपर रिड्यूस कर दिया, और ये उसका नतीजा है आज कि हम आइडेंटिटी को सिर्फ रिलीजन की नजर से देख रहे हैं, और उसके बाद उसकी एक बहुत ही नैरो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। जो आज हिंदुस्तान में, और मुझे परेशानी यह है कि हिंदुस्तान का जो बहुमत आबादी है, वो इस यूनिफॉर्मिटी के खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों नहीं करती? जो माइनॉरिटी है उसको आप भूल जाइए। यू कैन रिड्यूस देम टू सेकंड क्लास सिटीजन स्टेटस, आप उनके वोट देने के अधिकार खत्म कर सकते हैं, आप उनको डरा धमका के घर बिठा सकते हैं, जैसे बहुत साल तक वेस्ट यूपी में और पूरे इलाके में, जब तक मंडल कमीशन लागू नहीं हुआ था, उसमें बहुत लंबा वक्त ऐसा था जिसमें दलितों को वोट डालने नहीं देते थे। तो उन्हें कहते थे घर बैठे और तुम्हारा वोट पड़ जाएगा। यू कैन डू दिस टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी, डरा धमका के आप कह देंगे घर बैठा रहे तेरा वोट पड़ जाएगा। द क्वेश्चन इज कि इस मुल्क की जो 85%, 82% जो मेजोरिटी है, आप उसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं? आप उन सब के ऊपर एक भगवान की उपासना, एक तरह का खाना, एक तरह का कपड़ा, एक तरह के रिचुअल आप उनके ऊपर इंपोज कर रहे हैं। ये इस सिलसिले पे बहुत देर तक बात हो सकती है, लेकिन मैं सिर्फ एक मिसाल से डाइवर्सिटी की जो उसका फैलाव है इस देश में, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल लूंगा और उस पर कुछ वक्त आपका लूंगा टू एक्सप्लेन के हमारे मुल्क में डाइवर्सिटी का स्केल क्या है।
ये 2010 में जनवरी 2010 इसमें गुजरात हाई कोर्ट के सामने एक सवाल था। किसी ने कहा था कि ये जो एग्जाम्स होते हैं, सरकार के आदेश आते हैं, ये अंग्रेजी में क्यों आ रहे हैं और ये हिंदी में आना चाहिए, हिंदी राष्ट्रभाषा है। ये इंटरेस्टिंग बात है कि ये गुजरात से फाइल हुआ। इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि गुजरात हाई कोर्ट ने उसका जवाब दिया और उस रिट पिटीशन को या जो भी थी वो उसको उन्होंने रिजेक्ट किया। गुजरात हाई कोर्ट ने ये कहा कि नेशनल लैंग्वेज का जो सवाल है उसके ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें एक सब कमेटी थी जो फंडामेंटल राइट के सवाल को देख रही थी और उन्होंने ये रिकमेंड किया था कि हिंदुस्तानी, आज जो हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के डाइवर्सिटी इन हिंदुस्तान, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो फंडामेंटल राइट्स की सब कमेटी थी उसकी रिकमेंडेशन ये थी हिंदुस्तानी भाषा जो जबान जो देवनागरी में लिखी जाए या पर्शियन स्क्रिप्ट में लिखी जाए, दोनों में, और ये लिखने वाले पर था कि वो कौन सी लिपि इस्तेमाल करेगा। तो ये नेशनल लैंग्वेज होगी। हिंदुस्तानी रिटन ईदर इन द नागरी और द पर्शियन स्क्रिप्ट शुड बी दी। दिस रेजोल्यूशन हैड द बैकिंग ऑफ महात्मा गांधी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको पूरी तरह नहीं माना। उन्होंने जो माना वो ये माना कि उन्होंने रेकमेंड किया कि हिंदी रिटन इन दी नागरी स्क्रिप्ट एंड इंग्लिश वो हिंदुस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेजेस होंगी। नेशनल लैंग्वेज उन्होंने नहीं जिक्र ही नहीं किया, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। और इसका फर्दर एक्सपेंशन ये उसमें एक्सप्लेनेशन ही दिया गया कि जो वो लैंग्वेज वो स्टेट्स जहां पर हिंदी समझी जाती है, जिसके बारे में मैं बाद में आऊंगा, वहां पर सरकार के कामकाज की भाषा हिंदी होगी रिटन इन द नागरी स्क्रिप्ट, और दी स्टेट्स जहां पे हिंदी नहीं समझी बोली जाती वहां पर राजकाज की भाषा इंग्लिश होगी। तो दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस। इसको 8th शेड्यूल में, कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में लिखा गया हिंदी इन द देवनागरी स्क्रिप्ट एंड इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। ये 8th शेड्यूल में लिखा गया। ये 8th शेड्यूल 8th शेड्यूल का आर्टिकल 343 ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट की शक्ल में 1963 में अमेंड हुआ और उसमें यह कहा गया the official language of the union has been prescribed as Hindi in Devanagari script and English। ये कॉन्स्टिट्यूशन की पोजीशन है। उसके अलावा इसी 8th शेड्यूल ने कहा कि हिंदुस्तान में 22 भाषाएं हैं। I am going to read the names of all those लैंग्वेजेस, और जो हमारे नौजवान हैं कम से कम उनमें, और मुमकिन है जो मेरी उम्र के लोग हैं उनमें भी कुछ ने, मैं इन सारी जबानों के नाम नहीं जानता था,
till I started reading about it. तो ये भाषाएं सुन लीजिए। बंगला, हम लोग असमीज लैंग्वेज कहते हैं, असमीज लैंग्वेज, असमीज लैंग्वेज ही नहीं है। असम की ऑफिशियल लैंग्वेज बोडो है, बिकॉज वो एरिया जिसको हम असम कहते हैं वो पहले उसके कुछ और बहुत सारे नाम थे, कामरूप था, क्या क्या था। असम ये पॉलिटिकल स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन के बाद बना है, वहां की लैंग्वेज बोडो है। तो बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, ये ईसाई जबानों का नाम आपने सुने हुए होंगे बोडो के अलावा। कोंकणी, मलयालम, मैथिली, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, नेपाली हिंदुस्तान की इन 22 लैंग्वेजेस में से एक है। उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, and now this is going to surprise you, Santhali. Santhali is one of the 22 languages listed in the 8th schedule. Sindhi, Tamil, Telugu and Urdu. ये वो लैंग्वेजेस हैं जो 8th शेड्यूल में लिस्ट की गई हैं। इनमें किसी को भी नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया गया। ये संविधान की पोजीशन है आज तक। वी डू नॉट हैव ए नेशनल लैंग्वेज। ये सारी लैंग्वेजेस जो हैं ये सबकी सब या तो सबकी सब नेशनल लैंग्वेज हैं और वी डोंट हैव अ नेशनल लैंग्वेज। ये जो रोज प्रचार किया जा रहा है हिंदी राष्ट्रभाषा है, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी उन 22 भाषाओं में से एक भाषा है जो इस देश में बोली जाती है, और ये 22 भाषाएं जो हैं ये प्रमुख भाषाएं हैं, ये हिंदुस्तान की सारी भाषाएं नहीं। सेंसस ऑफ इंडिया 2011 जो पिछला सेंसस हुआ था उसमें हिंदुस्तान में बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या दी गई। 19,500 जबानें इस देश में बोली जाती हैं। 19,500। This is the number of languages spoken in this country. This is the scale of our diversity. हमारी विविधता ये है। 19,500 भाषाओं में हम अपने आप को व्यक्त करते हैं इस देश में। इन भाषाओं में जो वो भाषाएं जिनको 1 लाख से लेके 10 लाख तक लोग बोलते हैं वो भाषाएं हैं कुई, लुशाई, मिजो, हलाबी, कोरकू, मीरी, मिशिंग, मुंडा, करबी और मिकिर, कोया, आओ, सवारा, कोन्याक, कारिया, माल्तो, निसी और दफला आदि, थाडो, लोथा, कूर्गी, कोडगू, राभा, तंगखुल, किसान, अंगामी, खोम, कोलामी, कौंध और खोंड, दिमासा, लद्दाखी, सेमा। इन लैंग्वेजेस को बोलने वाले 10,000 से 1 लाख से 10 लाख के बीच में है। ये इनसिग्निफिकेंट लैंग्वेजेस नहीं है। 10 लाख लोग जिस जबान को बोलते हों, बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनकी आबादी 4-5 मिलियन, 7 मिलियन, 10 मिलियन है। 10% उन देशों में 10% की संख्या हो जाएगी। ये जो भाषाएं हैं इनको जो लोग बोलते हैं उनमें से कुछ के नाम मैं आपको
बताता हूं। ये अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों में रहते हैं और इनका रहन सहन, जीवन, ये सब का सब बहुत ही विविध है और वो विविधता इनकी भाषाओं में भी नजर आती है। इनमें अंगामी है, अपातानी है। मैं कुछ अपातानियों के साथ रहा हूं कुछ दिनों। वो एक शहर है जीरो, अरुणाचल में। अपातानियों की संख्या उस शहर में 60,000 है, उस पूरे इलाके में 60,000 है। और जो इस वक्त जो उनकी वो पीढ़ी जो 40-50 के आसपास है, वो आखिरी पीढ़ी है जो अपनी भाषा बोलती है, क्योंकि हमने वहां पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी बना दिया है। अपातानी की स्क्रिप्ट नहीं है, हमने अपातानी की स्क्रिप्ट नहीं डेवलप होने दी, हमने उनके ऊपर हिंदी स्क्रिप्ट थोप दी है और अगले 20 साल में वो भाषा खत्म हो जाएगी। तो अपातानी है, बाहरियाज हैं, बैगाज हैं, बाल्तीज हैं, भिलालाज हैं, भील्स हैं, भूटिया हैं, चकमाज हैं, चेंचूज हैं, गामित्स हैं, गारो हैं, गौड़ाज हैं, गोंड्स हैं, हलाकीज हैं, जैंतिया हैं, काइबर्तिया हैं, कलबेलियाज हैं, खारियाज हैं, खासीज हैं, खोवार्स हैं, कोयाज हैं, कुरम्बाज हैं, मणिपुरीज हैं, मरमाज हैं, मेती, पंगल्स, मोरांग्स हैं, मुंडाज हैं, नागाज हैं, ओराव हैं, राभाज हैं, संथाल हैं, शीना हैं, स्वार्स हैं, तंचंगियाज हैं, त्रिपुराज हैं, वेदाज हैं, वाखीज हैं। और ये वो सारी भाषाएं उन भाषाओं को बोलते हैं जिनकी मैंने पहले आपको जिनकी लिस्ट सुनाई है। तो ये तो एक स्तर के ऊपर है। दूसरे स्तर के ऊपर, जिसको हम हिंदी बेल्ट कहते हैं, हिंदी पट्टी भी कहते हैं उसको, बेल्ट हटा के उन्होंने पट्टी कहना शुरू कर दिया। तो अगर आप पूछेंगे कि हिंदी पट्टी क्या है, तो बहुत से लोग तो उसमें गुजरात को भी शामिल कर लेते हैं और गुजरात से बिहार तक वो कहते हैं ये सब हिंदी बेल्ट है। तो आप में से जो चाहे एक्सपेरिमेंट कर लें, काठियावाड़ से एक गुजराती ले लें और वो जो है झुमरी तलैया, वहां से एक बिहारी ले लें और उन दोनों से कहें एक दूसरे से हिंदी में बात करो, अपनी भाषा में बात करो, क्या ये एक दूसरे को समझ जाएंगे? ये यहां से वहां तक एक भाषा नहीं है। ये एरिया जिसको हम हिंदी हार्टलैंड कहते हैं और जिसमें बोली जाने वाली विविध भाषाओं ने हिंदी और उर्दू दोनों को उनकी वोकैबुलरी दी है। इस क्षेत्र में जो जबानें बोली जाती हैं, जिनको आजकल हिंदी की डायलेक्ट्स कहा जा रहा है, ये लैंग्वेजेस जो इस इलाके में बोली जाती हैं, जिनको हिंदी की डायलेक्ट्स, हिंदी की बोलियों की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है, मैं उनके बारे में कुछ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक भाषा है जिसे ब्रज भाषा कहते हैं। इसको कम से कम 50 लाख लोग बोलते हैं, 5 मिलियन पीपल। ये वो भाषा है जिसमें सूरदास ने, अब्दुल रहीम खान खाना ने और रस खान ने और मीरा ने कविता की। जब ये 4 लोग कविता कर रहे थे, उस वक्त हिंदी नाम की कोई भाषा थी नहीं। उस वक्त भाषा थी ब्रज। एक और भाषा थी जो जहां इसका इस ब्रज का जब क्षेत्र खत्म होता है और उससे आप पूरब की तरफ बढ़े तो एक और भाषा आती थी, अवधी। अवधी मलिक मोहम्मद जायसी की भाषा है, जिसमें उसने पद्मावत लिखी।
जिस पद्मावत को एक अजीब मिथिकल फिगर देके, और वो पूरी की पूरी मिथिकल स्टोरी है, उसमें कोई इतिहास नहीं है सिवाय इसके कि उसके एक कैरेक्टर का नाम अलाउद्दीन है, उसमें कोई इतिहास नहीं है। लेकिन वो अवधी भाषा की पहली बड़ी रचना है, और उसमें कविता के लिए जो छंद इस्तेमाल किया गया, जो मीटर इस्तेमाल किया गया, वो चौपाई है। और तुलसी ने चौपाई का छंद लेके मलिक मोहम्मद जायसी के बाद उसने चौपाई की फॉर्म और अवधी भाषा लेकर रामचरितमानस की रचना की। तो कविता के ट्रेडिशन में जायसी तुलसी का गुरु है। उससे पहले चौपाई किसी ने इस्तेमाल नहीं की है, उससे पहले अवधि में बड़े महान काव्य नहीं लिखे गए। ये भाषा, जो ब्रज भाषा का मैंने जिक्र किया आपसे, वो आगरा, मथुरा, भरतपुर, वृंदावन और अलीगढ़ में बोली जाती है, और उसके आसपास के इलाके। जो अवधि है वो बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, बहराइच, फैजाबाद, इलाहाबाद, कौशाम्बी, गोंडा, बस्ती, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, पहले उसका कुछ और नाम था, अब अंबेडकर नगर है, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, आजमगढ़, जौनपुर वगैरह में बोली जाती है। इस भाषा को बोलने वाले 40 लाख लोग। फिर एक भोजपुरी भाषा, ये कुंवर सेन की भाषा है, जिसने 1857 के संघर्ष का बड़ा हीरो था वो, राजा कुंवर सेन। पर उसके अलावा ये कबीर की भाषा है, ये रैदास की भाषा है, ये गुरु गोविंद सिंह की भाषा है, ये राहुल संकृतायन की भाषा है, ये भिखारी ठाकुर की भाषा है, जिसमें महान साहित्य की रचना की गई है इस भाषा में। ये बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, सारण, सिवान, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, भदोही, गाजीपुर, बनारस, कुशीनगर, संत कबीर नगर, चंदौली, गोपालगंज, आजमगढ़, बलिया, मऊ, छोटा नागपुर, चंपारण, देवरिया, पलामू, गोरखपुर, महाराजगंज, रांची, सिद्धार्थ नगर, इन तमाम इलाकों की भाषा। फिर हमको बताया जाता है हिंदी भाषा क्षेत्र में कि राजस्थान हिंदी भाषा का क्षेत्र। आप किसी से पूछे राजस्थान की भाषा कौन सी, हिंदी है? नहीं नहीं, उनकी स्थानीय भाषा क्या है? कहेंगे राजस्थानी है। राजस्थानी नाम की कोई भाषा है ही नहीं, कोई भाषा नहीं है राजस्थानी नाम। वहां मेवाड़ी है, मारवाड़ी है, धुंधारी है, मेवाती है, हड़ौती है, ये लैंग्वेजेस है राजस्थान। और इन सब को राजस्थानी भाषा की बोलियों की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है, जबकि स्टेट और रीऑर्गेनाइजेशन से पहले राजस्थान नाम का कोई इलाका ही नहीं था। ये तो 1950s में बना है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उससे पहले राजस्थान नाम का कोई इलाका ही नहीं था। इन तमाम इलाके की भाषाओं को जोड़ के हमने कह दिया कि राजस्थानी की बोलियां हैं, और राजस्थानी को हम कहते हैं ये हिंदी की बोली है। बुंदेलखंडी, जिसमें केशव दास ने, प्राणनाथ ने, लाल कवि ने, पद्माकर भट्ट ने, प्रजनेश ने जिसके इस भाषा में कविताएं की, ये बांदा में, हमीरपुर में, जालौन में, झांसी में, ललितपुर में, चित्रकूट में, महोबा में, दतिया में, छतरपुर में, पन्ना में, टीकमगढ़ में, ग्वालियर में, विदिशा में, जबलपुर में, सागर में और दमोह में बोली जाने वाली भाषा है। इसी तरह मालवी है, जो कालिदास, ये वो इलाका है जो यहाँ पे कालिदास पड़े हुए, जहाँ भवभूति हुए, जहाँ बाण भट्ट हुए, जहाँ स्वामी हरिदास हुए, और जहाँ तानसेन हुए, ये उस इलाके की भाषा है। 54 लाख लोग इस जबान को बोलते हैं। ये उज्जैन की भाषा है, इंदौर की भाषा है, देवास की है, शाजापुर की है, सीहोर की है, रतलाम की है, मंदसौर, नीमच, राजगढ़, झालावाड़, राजस्थान, इन तमाम इलाकों में बोली जाने वाली है भाषा।
इसके अलावा बघेलखंडी है, रोहेलखंडी है और कितनी सारी भाषाएं हैं जिसको हम हिंदी भाषी क्षेत्र कहते हैं, जिसमें हमने ये हिंदी का एक छत्र साम्राज्य हम बना रहे हैं। और इन सारी भाषाओं का जिनके साहित्य ने हिंदी की रचना की है, जिनकी साहित्य ने और जिनकी वोकैबुलरी ने हिंदी और उर्दू दोनों को जन्म दिया है, ये हैं भाषाएं जो जिसमें हमारी संस्कृति ने अपने आप को अभिव्यक्त किया है, जिसमें हमारी तहजीब, हमारा कल्चर सैकड़ों साल से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, अपने विचारों का इजहार कर रहा है इन जबानों में। तो जब हम हिंदी मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं, हिंदी को थोपने की कोशिश करते हैं, तो हम सिर्फ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और बंगला और बोडो और इन भाषाओं के ऊपर जुल्म नहीं कर रहे होते। हम इस क्षेत्र की जो फिनोमिनल, जो हमारी लिटरेरी कल्चरल विविधता है, जो हमारी डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, हम उसको खत्म कर रहे हैं। हिंदी के फाउंडर कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी का पितामह कहा जाता है। वो अर्ली 20th सेंचुरी में उनका देहांत हुआ है। ही इज नोन एज द फादर ऑफ हिंदी लैंग्वेज। इस भाषा को मैथिली के ऊपर कैसे रख सकते हैं आप? मैथिली का 1000 साल का रिटन लिटरेचर है, 1000 साल का रिटन लिटरेचर। आप इसे अवधी के ऊपर, भोजपुरी के ऊपर, इन तमाम जबानों के ऊपर कैसे रख सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि ये भाषा जो है ये इस पूरे इलाके की भाषा है? ये जो इस पूरे मुल्क को एक शक्ल में, एक भाषा में ढालने की कोशिश की जा रही है, ये असल में बुनियादी तौर के ऊपर एंटी डेमोक्रेटिक एक्ट है। जितनी सारी विविधता इस मुल्क में है, जिससे हम हम ये ऑर्गेनाइज करते हैं ना, वो 26 जनवरी को ट्राइबल डांसेस का फेस्टिवल होता है। ये विविधता कहां से आ रही है? इनमें कोई हिंदी बोलने वाला नहीं है। यूपी ने तो कथक के अलावा और कोई डांस दिया नहीं है। बाकी जो हैं वो तो आदिवासी ट्राइबल डांसेस, एक घुंघरू है। तो जो कमाल की विविधता इस मुल्क में है, संगीत में, भाषा में, लिबास में, खाने में, इस सबको एक शक्ल दी जा रही है। और आप देखिए कितने सिस्टमैटिक तरीके से दी जा रही है। आप किसी से पूछिए गुजराती खाना क्या है, तो आपको क्या बताया जाएगा? वेजिटेरियन खाना है, हम तो वेजिटेरियंस हैं गुजराती। मैं था, वर्कशॉप कर रहा था गुजरात में, तो वो बहुत सारे नौजवान लोग आए हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि भाई आप लोग क्या खाना खाते हैं? हम तो शाकाहारी, गुजराती तो शाकाहारी है। तो फिर मैंने कहा चलो एक एक डिस्ट्रिक्ट का दौरा करते हैं। काठियावाड़ कोस्ट से मूव करना शुरू करते हैं। समुद्र के किनारे जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां कौन लोग रहते हैं? वहां तो मछुआरे बहुत रहते हैं। मछुआरे तो बहुत रहते हैं। मैंने कहा वो क्या खाते हैं? नहीं, वो तो कुछ भी खा लेते हैं, समुद्र से जो भी निकलता है खा लेते हैं। मैंने कहा वो शाकाहारी तो नहीं हुआ? कहने लगे नहीं, वो तो नहीं। मैंने कहा अच्छा, वो गुजरात में कोई 30% के करीब आदिवासी हैं। वो आदिवासी तो कुछ भी खा जाते हैं, तो कीड़े मकोड़े भी खा जाते हैं, वो जंगल में जो भी मिलता है खा लेते हैं। तो मैंने कहा वो भी शाकाहारी नहीं है? कहने लगे नहीं। मैंने कहा 15-20% मुसलमान भी हैं? कहने लगे हाँ मुसलमान भी। मुसलमान तो खाते ही है ना, मुसलमान तो
मांसाहारी होते हैं। फिर मैंने कहा थोड़े बहुत क्रिश्चियन भी हैं आपके यहाँ? कहने लगे हाँ वो भी मीट खाते हैं। मैंने कहा फिर ये जो क्षत्रिय हैं, जडेजा वगैरह? कहने लगे क्षत्रिय तो मांसाहारी होते ही हैं। तो मैंने कहा कौन है शाकाहारी गुजरात में? जैनियों को और ब्राह्मणों के अलावा और जो ये बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, वैश्य, इनकी टोटल क्या परसेंटेज है गुजरात की पॉपुलेशन में? ये 20% भी नहीं होंगे सब मिलके। About 70% of Gujarat population are meat eaters. पर हम सब ने ये एक्सेप्ट कर लिया है, बिकॉज ये प्रोपेगेंडा इतने जोर से होता है। किसी गुजराती होटल में चले जाइए, आपको सिर्फ वेजिटेरियन खाना मिलेगा। दलित क्या खाते हैं? दलित मांसाहारी नहीं है। You look at it community by community and all over the country. Even this supposition के ब्राह्मण्स शाकाहारी होते हैं, गलत है। मैं आपको स्टेट बाय स्टेट ले जा सकता हूं और बता सकता हूं कि कितनी स्टेट्स के ब्राह्मण मांसाहारी। ये जो विविधता है, ये सिर्फ धर्म की नहीं है, ये हमारे खाने की है, ये हमारे ड्रेस की है, ये हमारी बोलियों की है, ये हमारी भाषा की है। और इस विविधता से हिंदुस्तान बनता है, एक रूपता से नहीं बनता। और अगर एक रूपता की शक्ल देने की कोशिश की जाएगी तो ये मुल्क खत्म हो जाए। और हमारे पास बहुत करीब में हमारे इसकी मिसाल है। 1947 में हिंदुस्तान के दो हिस्से हुए, पाकिस्तान बना। एक वेस्ट पाकिस्तान कहलाता था और एक ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था। पॉपुलेशन के हिसाब से ईस्ट पाकिस्तान, जो बाद में बांग्लादेश बना, वहां पे ज्यादा लोग रहते थे। बंगाली स्पीकिंग पीपल वर अ मेजॉरिटी इन यूनाइटेड पाकिस्तान। जो वेस्ट पाकिस्तान था, वहां पर की टोटल पॉपुलेशन ईस्ट पाकिस्तान से कम थी। और वहां पे रहने वालों में पंजाबी बोलने वाले थे, सिंधी बोलने वाले थे, मुल्तानी बोलने वाले थे, उर्दू बोलने वाले थे जो हिंदुस्तान से गए थे। उसके अलावा पख्तून थे, बलोच थे और बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज थी। उन्होंने उर्दू को अपनी नेशनल लैंग्वेज बना लिया, क्योंकि हमने इस मुल्क में यह तय कर लिया था कि उर्दू मुसलमानों की जबान है, और वो हमने मुसल्लत कर दी। और वो पाकिस्तानियों ने उसको, हाँ, वो जो पाकिस्तान के सपोर्टर थे, उन्होंने कहा हाँ जी हमारी जबान ये है। और इस तरह हिंदुओं की जबान हिंदू बनाई गई, हिंदी बनाई गई। मुसलमान की उर्दू तो हिंदुओं की हिंदी। एक यूनिफॉर्मिटी वो क्रिएट कर रहे थे, दूसरी यूनिफॉर्मिटी हमने क्रिएट। पाकिस्तान में उर्दू वॉज नोबडीज लैंग्वेज, किसी की जबान नहीं थी, सिर्फ उन लोगों की जबान थी जो हिंदुस्तान से गए थे। एंड दैट वाज मेड द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज हमने उर्दू क्यों बनाई? कश्मीरी क्यों नहीं बनाई? कश्मीर में एक्चुअली दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस होनी चाहिए थी, जम्मू के इलाके में डोगरी और कश्मीर के इलाके में कश्मीरी। और वो जो लद्दाख का इलाका है, वहां पे जो तिब्बती लद्दाखी जबान है, वो तो 3 होनी चाहिए थी। हमने उनके ऊपर उर्दू थोप दी, वहां उन्होंने उर्दू थोप दी। जब उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान पे उर्दू थोपने की कोशिश की तो वहां लैंग्वेज राइट्स हुए। और लैंग्वेज राइट्स की जो मूवमेंट थी और जो बंगला प्रोटेक्टिंग बंगला का जो एजिटेशन था, दैट इवेंचुअली इवॉल्व इनटू द मूवमेंट ऑफ जॉय बंगला, और बांग्लादेश टूट के अलग हो गया।
सिर्फ भाषा के सवाल के ऊपर। Country that was formed on the basis of religion broke on the question of language. Binding factor linguistic cultural identity होती है, religious identity नहीं होती। तो इसलिए जहां से मैंने अपनी बात शुरू की थी, मैं वहीं लौट रहा हूं कि ये जो आइडेंटिटीज हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारी जो फिनोमिनल डाइवर्सिटी है, जो लाजवाब विविधता इस मुल्क में है, ये उसके ऊपर हमला है और इसको सिस्टमैटिकली रेजिस्ट करने की कोशिश है, क्योंकि ये बहुत बुनियादी तौर पर डेमोक्रेसी के एग्जिस्टेंस के सवाल से जुड़ा हुआ है। अगर हम अपनी इस विविधता को, इस डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, तो हम इस मुल्क की डेमोक्रेसी को भी नहीं बचा पाए। जो हमले हो रहे हैं हमारे मुल्क की विविधता के ऊपर, वो लोग कर रहे हैं जो डेमोक्रेसी के खिलाफ, और वो डेमोक्रेसी के कितने खिलाफ हैं उसके बारे में मुझे आपको ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। अभी जो पार्लियामेंट में सेशन हो रहा है, वहां उन्होंने एमपीओ से सवाल पूछने के हक भी ले लिए। अब सिर्फ वो होगा जो कैबिनेट तय करेगी, वहां आके बताएगी हमने फैसला लिया है, इस पर वोट डाल दो। No MP can ask any questions. Next parliament session will not have the question hour. सवाल पूछने का जो टाइम दिया जाता था एमपीज को, वो खत्म कर दिया गया। ये इंक्रीजिंगली आप ड्राइव कर रहे हैं कि कोई भी सवाल नहीं पूछेगा। जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे तो डाइवर्सिटी कहां से आएगी? डिफरेंसेस जो डेमोक्रेसी की एसेंस है, डिफरेंसेस के बीच में जो डायलॉग होता है, उसी से डेमोक्रेसी बनती है। और उसको जब आप खत्म कर देंगे और हम अगर खामोश बैठे रहेंगे, तो कल खामोश न बैठने का दिन है। तो मेरा ख्याल है कि हम सब लोग उसमें शामिल हों और अपने अपने लेवल के ऊपर इन सवालों को उठाएं जिनके बारे में बोलना जरूरी है। क्योंकि जब तक हमारे लब आजाद हैं, जब तक तो हमको उनका इस्तेमाल करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सोहेल जी। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो, कैन वी हैव मे बी 10 minutes ऑफ एनी क्वेश्चन आंसर? श्योर। तो जिनके भी प्रश्न है, प्लीज आप चैट बॉक्स में अपने प्रश्न छोड़िए, या आप हैंड भी रेज कर सकते हैं और हम आपको अनम्यूट करेंगे। सो प्लीज, बट वी ओनली हैव 10 minutes. ये बहुत ही अच्छा रहा सोहेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। चैट बॉक्स में लगातार मैसेज आ रहे हैं, लोगों को बहुत बहुत पसंद आ रहा है। ये रिकॉर्डिंग सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेक्युलरिज्म के फेसबुक पेज पर अभी लाइव चल रहा है। ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी और आप सब लोग जो भी दोबारा इसको देखना चाहें, दोबारा विजिट करना चाहें, तो विजिट करें। सोहेल साहब ने 12 वीडियोस बनाई है कहानी हिंदुस्तान की इस सीरीज में, जहाँ कपड़ों की विविधता, खान पान की विविधता, आर्किटेक्चर की विविधता और बहुत सारी विविधताओं का चित्रण किया है। और उनके YouTube चैनल पर है ना सोहेल भाई? जी। आपके तो सोहेल हाशमी साहब के YouTube चैनल पर है, उसका नाम है हिंदुस्तान की कहानी। हिंदुस्तान की कहानी उस चैनल का नाम है। तो आप सब लोग वहां जाकर सोहेल साहब की वीडियोस है उसको सुन सकते हैं, और मैं कहूँगा कि आप जाकर सुने, क्योंकि वो बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही अच्छी मालूमात आपको उस वीडियो चैनल, उस YouTube चैनल पर मिलेगी।
मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर भी दी और बहुत लोगों को पसंद आई, और चैट बॉक्स में लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो बाकी Okay. टाइम क्वेश्चन एंड Okay. आंसर्स के लिए रखा जा सकता है। We have AK Merchant Suraj, if you can unmute him. He has raised his hand and he wants to ask a question. AK Merchant जी, अगर आप सवाल पूछना चाहे, please go ahead. I'll unmute. Once again, thank you very much. It was such a wonderful presentation. My 86-year-old mother and I, we listened every word of yours, Sohail bhai. Thank you very much. Thank you very much. एक प्रश्न मुझे पूछना था। अभी हाल ही में एक नया एजुकेशन पॉलिसी रिलीज हुआ है जुलाई 31 को या 30 तारीख को, और उसमें भी बहुत नए पहल करने का बहुत वादा किया गया है, और साथ साथ ये भी कहा गया है कि ऑल इंडियंस मस्ट बिकम ग्लोबल सिटीजन्स। तो एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि हमें अपने देशभक्ति भी होनी चाहिए, रूटेड इन आवर कल्चर। जैसे आपने बताया, इंडियन कल्चर इज सो डाइवर्स दैट इज वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड, बट जो एक श्रद्धा, त्योहार, आपसी सौहार्द, ये सब बरकरार रखते हुए हमारे एजुकेशन पॉलिसी में बच्चों को, आने वाली पीढ़ी जो है, उनके लिए क्या दिया जा रहा है, इस पर अगर आपके कुछ दो शब्द हो नए एजुकेशन पॉलिसी। क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी तो 1932 में फर्स्ट टाइम जब डॉक्टर जाकिर हुसैन थे तब बना था। उसके बाद 1948, 56 में मैं एजुकेशन क्षेत्र में अपनी सेवा देता हूँ, तो वो अलग अलग दस्तावेज आए, और 2005 के बाद ये 2020 वाला जो आया है, उसमें मेरे को एक दो चीज बहुत अच्छी लगी है। इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप, और अपने जो वैल्यूज हैं उसको भी बरकरार रखते हुए भारत की अखंडता और एकता को कैसे हम कायम रखेंगे, इस पर आपकी कुछ कमेंट्स हो तो। और सारे ऑर्गेनाइजर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतना बढ़िया आपने प्रोग्राम रखा और मुझे इनविटेशन भेजा। जी मर्चेंट साहब, देखिए, एक तो ये जो एजुकेशन पॉलिसी का जो नया डॉक्यूमेंट है वो मैंने अभी पूरी तरह देखा नहीं है, लेकिन जो मैं मोटे तौर पे जानता हूँ, और वो कोई अलग कोई मेजर शिफ्ट नहीं है उस ट्रेंड से जो पिछले जब से हमारे मुल्क में ये सो कॉल्ड विद इन कोट्स लिबरलाइजेशन शुरू हुआ है। तो इंक्रीजिंगली जो सरकार की जिम्मेदारी है कि हमारे देश के बच्चे और सारे बच्चे पढ़ना लिखना सीखें और उनको अच्छी शिक्षा की सुविधाएं उनको उपलब्ध हों, उससे सरकार लगातार अपना हाथ खींच रही है। और जब तक बेसिक प्राइमरी एजुकेशन में आप इन्वेस्ट नहीं करते, टोटल हमारा कितना बजट है जो हम शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं। जो स्टूडेंट मूवमेंट में जो लोग एक्टिव हैं, जो टीचिंग प्रोफेशन में एक्टिव हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि 10% होना चाहिए कम से कम। हमारा 4% भी नहीं है टोटल इन्वेस्टमेंट। तो आप कुछ ने भी आप बयान दे दें कि ये होना चाहिए और वो वैल्यू होनी चाहिए वगैरह वगैरह, यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन, नंबर 1। नंबर 2, आप लगातार हायर एजुकेशन में को आप लगातार प्राइवेटाइज कर रहे हैं। जब आप कह रहे हैं आप ग्लोबल सिटीजन बनिए, तो आपको ग्लोबली कंपीट करने के लिए वहां जाके आपको दिखाना है कि हिंदुस्तान क्या कर रहा है, हिंदुस्तान कितना महान है। आपके पास तालीम तो होनी चाहिए, बेसिक एजुकेशन तो होनी चाहिए। जब आप सारी यूनिवर्सिटीज को प्राइवेटाइज कर देंगे, और मर्चेंट साहब आप अपने आसपास देखिए, आपने कितनी नई यूनिवर्सिटीज खुलती हुई देखी हैं, और आप देखिए ये यूनिवर्सिटीज क्या पढ़ा रही हैं, बिजनेस मैनेजमेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंसी,
इनमें से कोई भी साइंस पढ़ा रहा है? प्योर साइंसेस कोई पढ़ा रहा है? कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ा रहे हैं आप, प्योर साइंस कौन पढ़ रहा है, कौन पढ़ा रहा है? प्योर फिजिक्स, प्योर केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी कौन पढ़ रहा है? आप ह्यूमैनिटीज नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आपके सोशल साइंटिस्ट कहां से आएंगे? ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, फिर और आपने जहां पे ह्यूमैनिटीज अवेलेबल हैं, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे एक अशोका यूनिवर्सिटी है, एक दो और यूनिवर्सिटीज हैं, आपको अंदाजा है उनकी एक साल की फीस क्या है अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऊपर? 5 लाख है। 8 लाख रुपए सालाना। जी। कौन पे कर सकता है? वो यूनिवर्सिटीज जैसे बॉम्बे यूनिवर्सिटी थी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी थी, जेएनयू था, ये यूनिवर्सिटी जिन्होंने इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स प्रोड्यूस किए हैं, आप उनके सारे फंड्स आपने स्क्वीज कर दिए, आप उनको पैसे नहीं दे रहे, और वहां पे लाके आपने ऐसे इनकम्पिटेंट लोगों को वाइस चांसलर बना के बिठाया है। पॉलिसीज आप कुछ भी लिखते रहिए, इन प्रैक्टिस आप क्या कर रहे हैं? इन प्रैक्टिस एजुकेशन को बिल्कुल टोटली प्राइवेटाइज करके और सिर्फ उन लोगों के लिए who can afford to pay this kind of money, उनकी औलादों के लिए एजुकेशन होगी। बाकी सब के सब कंप्यूटर प्रोग्रामर्स होंगे, रात को बैठ के फोन कॉल्स अटेंड करेंगे, कॉल सेंटर पे काम करेंगे, और वरना वो चाय बना के बेच सकते हैं और पकौड़ियां बेच सकते हैं। बिल्डिंग चैट बॉक्स में 2 जन के एक साथ पढ़ना चाहता हूँ जी। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आशीष उपाध्याय साहब ने, मुस्तफा भाई ने जो उर्दू में लिखा है उसको सही पढ़ के इंग्लिश में उन्होंने लिखा है। दोनों ने सेम चीज लिखी है, एक ने इंग्लिश में उर्दू लिपि में पढ़ के, तो वो मैं पढ़ रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी जानकारी देने के लिए सोहेल साहब। तो आशीष भाई आपने सही पढ़ा है, और मुस्तफा भाई का जो मैसेज है आपने सही ट्रांसलेट किया। शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। I wanted to bring this to everybody's notice। आशीष उपाध्याय, ये हमारी बाइनरीज है ना, हिंदू, मुस्लिम, उर्दू, हिंदी, ये बाइनरीज को तोड़ते हुए आशीष भाई ने उर्दू पढ़कर इसको सबके लिए लिखा है। So thank you. Okay, we have another hand raised from Peace Vigil. So Suraj, if you can unmute him and he can go ahead. Yeah, I mean it's he can speak. सुहेल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और CSSS का भी मैंने बहुत सीखा आपसे आज, और मैं आपको सुनती रहती हूँ लगातार। सुहेल साहब, मैं ये जानना चाह रही थी, आपने एग्जाम्पल दिया फ्रॉम केरला दैट यू सॉ अ वेडिंग वेयर द कपल वेंट अराउंड paddy rather than fire. So I'm wondering if it's possible for you to give a little bit of insight into when fire worshipping came to India. Agni Pujan कब भारत में आया? देखिए, मैं I don't know a specific date and I don't think you can put a date to it, लेकिन फायर का वेनरेशन जो है वो सारी एंशिएंट सिविलाइजेशंस में है। और अगर आप सोचें कि आग से जो पहला इंटरेक्शन इंसानों का हुआ होगा वो क्या होगा? Food. That would have happened maybe 30,000 years ago, 40,000 years ago, 50,000 years ago, we don't know। कि बिजली गिरी होगी और आग लग गई होगी, सूखे पेड़ों के ऊपर, झाड़ियों पर कहीं आग लग गई, और वो डर के भागे होंगे जैसे बाकी सारे जानवर डर के भागते थे। लेकिन इंसान ने ये देखा होगा कि वो जिन जानवरों से डर के भागता है, वो भी आग से डरते हैं। और तब उसने ये, उसके बाद कुछ वक्त के बाद, कितना वक्त कहना मुश्किल है, उसने ये सीखा होगा कि
लकड़ी के एक तरफ आग होती है, दूसरी तरफ से उसको आप हाथ में उठा सकते हैं, दैट डजंट बर्न यू। ये नॉलेज इंसान के पास आई क्योंकि इंसान के पास अकल है जिसका इस्तेमाल करना वो जानता है। तब उसने आग को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया, टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ एंड टू चेज एनिमल्स जो उस पर हमला करने आते थे। और इसलिए फिर घरों में रात भर आग जला के रखने की परंपरा शुरू। आग रोशनी देती थी, आग आपको जंगली जानवरों से प्रोटेक्ट करती थी, आग आपको गर्मी देती थी। और उसी दौरान एक्सीडेंटली कुछ खाने की चीजें गिरी होंगी और जली होंगी, कुछ ग्रेन्स रोस्ट हो गए होंगे। ऑल दिस वुड हैव हैपेंड एक्सीडेंटली, एंड देन मैन, ह्यूमन बीइंग्स, उन्होंने ये सीखा होगा कि इस आग से आप अपने खाने को ज्यादा खाने के काबिल बना सकते हैं। बहुत बहुत ये शुक्रिया। सारी क्वालिटीज आग में थी, तो आग का वेनरेशन शुरू हुआ। और Thank you वो so सिर्फ much. हिंदुस्तान में लिमिटेड नहीं है। फायर के रिचुअल्स सारी दुनिया की सारी एंशिएंट सिविलाइजेशंस में है। और आग को ऑल्टर के ऊपर रखना, फायर ऑल्टर, फायर के ऊपर बलि करना, सेक्रीफाइस करना, ये सारी एंशिएंट सिविलाइजेशंस के अंदर। सो दिस इज नॉट समथिंग दैट इज यूनिक टू और आप किसी भी रिलीजन में देख लीजिए, चर्च में कैंडल तो जलती है, कैंडल के बिना तो नहीं होता। तो ये बहुत सारे रिलीजन्स के अंदर अलग अलग फॉर्म के अंदर आपको आग का वेनरेशन मिलता है। तो आई डोंट एग्जैक्टली नो कि हिंदुस्तान में द पीपल हु केम हियर, जो पहले सेटलर्स थे, जो 60,000 साल पहले, 55,000 साल पहले यहाँ पहुंचे, तो क्या वो were they familiar with fire? I am assuming that they would have been familiar with fire. वो उसको वेनरेट करते थे, नहीं करते थे, ये मेरे ख्याल इसके ऊपर और ज्यादा रिसर्च की जरूरत है। जब हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ऑर्गेनाइज रिलीजन जब से शुरू हुआ है, उससे पहले से आग के साथ तो जितनी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, दे यूज फायर इन ऑल काइंड्स ऑफ देयर, जो उनके रिचुअल्स और राइट्स वगैरह होती हैं। तो बट दिस वुड बी अ वेरी ओल्ड प्रैक्टिस। और मतलब वो जो वैदिक पीरियड है, उस जब तक तो ये एस्टेब्लिश्ड है फायर का वर्शिप और वो, बट आई वुड थिंक कि ये उससे बहुत पहले शुरू हो चुका है। शुक्रिया। जी जी। That was Shireen, isn't it? Shireen is from South Africa. She's joined from South Africa. जी, Indian जी, है? जी। Is it Shireen? People from South Africa also. Yes, she says yes. Chat box में लिखा है. Okay, I'm afraid the time is up. But as we understand from the chat box, there are extremely good responses. बहुत पसंद आया है. In fact, to have more of such. I take this very humble privilege to thank Sohail ji. Like I said, there was no one better who could have started off this series. Or I am hoping that जो भी participants हैं, we encourage them to go on his YouTube channel and read up more and look at the wonderful videos that he has made. But ये बहुत ही enlightening, बहुत ही सरल तरीके से very very insightful session on diversity. It's a very vast topic, लेकिन जो भी 1 घंटे में उन्होंने एक बहुत ही beautifully has given an overview. So Sohail, thank you so much for this. And we will obviously keep in touch. We need more of such wonderful talks and insights. So thank you so much.